हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर सी इंटर एफ एम का चैप्टर। इसके अंदर अपन सारे क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है गुड कैपिटल स्ट्रक्चर का कि वैल्यू ऑफ कंपनी इंक्रीज हो और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ कंपनी या वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं? EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थ्योरीज यहाँ पर क्या है, अपन डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे NI अप्रोच, NOI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और MM अप्रोच। NI क्या होता है? नेट इनकम। नेट इनकम क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगी? अर्निंग आफ्टर टैक्स से, है ना। सेम NOI EBIT नेट ऑपरेटिंग इनकम, वो कहाँ से स्टार्ट होगी? EBIT से, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे इसके अंदर। ट्रेडिशनल अप्रोच और MM अप्रोच। ठीक है, सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच देखते हैं। इस इनकम अप्रोच के हिसाब से जैसे जैसे अपन है ना डेप्ट आएगा या फाइनेंशियल लिवरेज आएगा तो KO मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जाएगा और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होती जाएगी। क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। अपन को स्टार्ट कहाँ से करना है? अर्निंग आफ्टर टैक्स से, डिवाइडेड बाय KE करना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो अपन को इक्विटी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट गिवन होगी इज इक्वल्स टू V ऑफ F करना है। ठीक है, समझ गए? क्या कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, एक बार देखो एक बार, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? नेट इनकम डिवाइडेड बाय KE। नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये नेट इनकम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू EBIT, है ना। EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू EBT और EBT माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू EAT। ये जो EAT होता है ना, इसको क्या कहते हैं? नेट इनकम। ठीक है, समझ गए, है ना, समझ गए। चलो आ जाओ, है ना। देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो। लेट द EBIT इज इक्वल्स टू 5 लाख, डिबेंचर कितने? 20 लाख एट द रेट 10%, KE कितना है? 16%। नेट इनकम कितनी होगी? 5 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 3 लाख। और है ना वैल्यू ऑफ, अब कैसे स्टार्ट कहाँ से करा था मैंने आपको? क्या बोला था? नेट इनकम से स्टार्ट करना है। तो मतलब सबसे पहले क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ इक्विटी 3 लाख डिवाइडेड बाय KE कितना है इसमें? 16%। ठीक है, इससे क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल गई। अब वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट। वैल्यू ऑफ डेब्ट कितनी है? 20 लाख, है ना। 20 लाख प्लस 18,75,000। ठीक है, आगे चले। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है। हाँ, और एक और चीज़ हो सकती है, अपन को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालने को दे सकते हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा भाई? टोटल इनकम EBIT, है ना। EBIT दे रखा है कितने? 5 लाख, है ना। और इसमें EBIT दे रखा है 5 लाख और वैल्यू ऑफ फर्म अपन ने क्या निकाली? 38,75,000। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 38,75,000 कितना हो गया? 12.90%। ठीक है, आगे चले। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, या मतलब अप्रोच नंबर 2 देखो। इसमें क्या है? NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इसमें क्या बोल रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट, वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन सेम। ठीक है, कि अपन डेप्ट लाओ चाहे मत लाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? NOI बोला है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो अपन को कहाँ से स्टार्ट करना है? EBIT से। अब EBIT डिवाइडेड बाय KO करेंगे तो क्या निकलेगी? वैल्यू ऑफ फर्म। अब वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, समझ गए कैसे निकालना है? समझ गए? आ जाओ एक बार देख लो, देखो। कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ फर्म, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द लिवरेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय WACC। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट। EBIT क्या है? यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम है। KE क्या है? यहाँ पर KE कैसे निकालेंगे? EBIT माइनस इंटरेस्ट होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे और EBIT माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो क्या आएगा, EAT या EBT, तो उसमें क्या डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी कर देंगे। ठीक है, इसमें भी देखो अमृता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम कितने दी रखी है, 5 लाख रुपीज़, एंड फर्म हैज़ अ कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है, 10%, एंड करेंटली द फर्म एम्प्लॉयज ऑफ 15 लाख डेप्ट, मतलब डेप्ट की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ डेप्ट क्या हो गया 15 लाख। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KO कितना हो गया 15%, है ना, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हुई 5 लाख डिवाइडेड बाय 15%, डिवाइडेड बाय 15% कितना हो गया 3333333, ठीक है ना, माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट करेंगे 33333 मीन्स माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, ओके, आगे चले, वैल्यू ऑफ फर्म निकाली, फिर अपन ने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल ली। ठीक है, अब KE कैसे निकालेंगे, KE निकालने का यही है, EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो इससे KE निकल गई। चले आगे, इसके बाद क्या आता है, ट्रेडिशनल अप्रोच आती है। ट्रेडिशनल अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ड्यू टू द लिवरेज वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस एंड दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लो एट द करंट लेवल एंड अगेन इंक्रीजेस, क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म यूँ चलेगी। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कारण पहले एक बार डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ फर्म सॉरी यूँ चलेगी, यूँ, ठीक है, मतलब एक बार बढ़ेगी फिर डिक्रीज हो जाएगी, फिर बढ़ेगी फिर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच यही कहती है ना। ये कैसे निकालेंगे, सेम NI की तरीके से निकालेंगे, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, एक बार पढ़ लो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ड्यू टू द लिवरेज वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लो एट द सर्टेन लेवल और फिर वापस इंक्रीजेस, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज होगा तो वैल्यू फर्म अपना डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखो MM अप्रोच। अब MM अप्रोच में दो चीज़ें, विदाउट टैक्सेशन, विद टैक्सेशन। विदाउट टैक्सेशन तो क्या कहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट, क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ फर्म इज एंटायरली अनचेंज दैट इज नो इफेक्ट ऑन द लिवरेज ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई चेंज नहीं आया। इक्विटी विल आस्क अ रिस्क प्रीमियम, क्या बोलता है, जैसे डेप्ट आएगा ना तो इक्विटी अपना रिस्क प्रीमियम मांगेगी कि भैया अब और लोग भी आ गए, आप उनको भी पैसा दोगे तो हमें प्रीमियम दो। ठीक है, सेम NOI की तरह निकालेंगे, है ना, NOI की EBIT डिवाइडेड बाय KO, और EBIT डिवाइडेड बाय KO निकल जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगी। अब वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको याद करने का या मतलब निकालने का तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आपको निकालना। ठीक है ना। इसमें अजम्पशन क्या क्या है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, कोई टैक्सेशन नहीं है, और ऑल इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स या फिर रैशनल है, उनको सब इंफॉर्मेशन उनके पास। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको निकालने का तरीका बताऊँ। ठीक है, अब विद टैक्सेशन देखो, विद टैक्सेशन क्या क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस ड्यू टू द टैक्स बेनिफिट। क्या होगा भाई, जैसे डेप्ट आएंगे उनको इंटरेस्ट देते हैं, अब इंटरेस्ट देते हैं तो अपन को टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो उससे वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस ड्यू टू द टैक्स बेनिफिट, है ना, और KO के हिसाब से ओवरऑल, मतलब KD के आने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म क्या होता है, जिसके पास कर्जा है, लीवर्ड मतलब क्या होता है, कर्जा मतलब क्या होता है, डेप्ट, जिसने डिबेंचर है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड कौन सा होता है, जिसके पास डेप्ट नहीं है, प्लस टैक्स बेनिफिट। ठीक है,
है ना, समझ गए, ठीक है, प्लस टैक्स बेनिफिट, है ना, समझ गए। के ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से जैसे अपन WACC निकालते हैं उसी तरीके से निकालेंगे, दोनों का एवरेज करके। जो अपन WACC निकालते हैं ना, दोनों का वेट निकालते हैं, फिर दोनों को इंटू करते हैं, उस हिसाब से WACC निकलती है। आपको बस ये चीज़ याद रखना, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो एग्जाम्पल देख रहे थे, आ जाओ। ब्लू लिमिटेड ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है, रिपर्चेज। देखो ब्लू लिमिटेड अभी क्या है, ब्लू लिमिटेड अभी अनलीवर्ड फर्म है। कौन सी फर्म है, अनलीवर्ड फर्म, ठीक है, अनलीवर्ड फर्म है, ठीक है ना। और अब क्या है, वो कह रही है कि 275 लाख के शेयर परचेज करो, ठीक है, शेयर परचेज करो और 275 लाख के डिबेंचर दे दो। क्या दे दो, डिबेंचर दे दो, ठीक है। तो अब वो कौन सी फर्म हो जाएगी, लीवर्ड फर्म हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या दे रखा है, अभी का केओ दे रखा है, केओ अनलीवर्ड फर्म का, तो वही के ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ फर्म या इक्विटी इज टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय केओ, केओ या की, क्योंकि अनलीवर्ड का है, केओ या की लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी दे रखी है अपन को, 1750, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स अपन को नहीं पता, तो केओ केओ कितना हो गया, 20%, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, कितना हो गया 1750 का 20% कितना है, EAT कितना है 350। अब इसको अर्निंग बिफोर टैक्स करेंगे या EBIT करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 30%। 30% क्यों लिया, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है 30%, तो 350 डिवाइडेड बाय 70% कितना है 500। तो EBIT क्या आया, EBIT कितना है 500। अब क्या होगा, 500 उसमें से अपन 15% का इंटरेस्ट भी देंगे, तो 275 का 15% इंटरेस्ट देंगे, 41.25 अपने इंटरेस्ट दे दिया। उसके बाद क्या है, EBT आ गया, EBT से मैं टैक्स दिया 30%, तो EAT आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट वैल्यू फर्म निकालनी है, अनलीवर्ड फर्म, सॉरी लीवर्ड फर्म। तो क्या बताया था, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट, क्या बताया था, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्या है 1750, टैक्स बेनिफिट कैसे निकालेंगे, 275 टोटल डेप्ट है, 275 टोटल डेप्ट है, उसका 30%, 30% क्यों, क्योंकि 30% टैक्स बेनिफिट है, कितना है 1750, सॉरी 275 का 30% प्लस 1750 कितना है 1832.5, कितना है 1832.5, इंक्रीज निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, इक्विटी की वैल्यू नई फर्म में, जो लीवर्ड फर्म है ना उसमें इक्विटी की कितनी होगी 1832.5 माइनस 275 कितनी आई 1557.5, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे के कैसे निकलती है, के कैसे निकलती है, के कैसे निकलेगी, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, है ना। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है 321.12 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है अपने पास, वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या दे रखी है 1537, कितनी 1557,
15.50, तो कितनी हो गई 321.2 डिवाइडेड बाय 57.50, कितना हो रहा है 20.62। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगा आई इंटू 1 माइनस टी, दैट इज 10.5। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का वेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट को इंटू करा, कितना है WACC आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते थे अपन, सिंपल तरीका बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या निकली थी, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो थी, समझ गए ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो अपन ने निकाली थी ना अर्निंग आफ्टर टैक्स से, तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सीधा बता दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, फिर कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालोगे, फिर दोनों को इंटू करोगे, WACC आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आगे चले। अब क्या टॉपिक आता है आपके पास, क्या टॉपिक आता है, आर्बिट्राज प्रोसेस। सबसे पहले आर्बिट्राज क्या होता है ये समझते हो। आर्बिट्राज क्या होता है, कुछ अपॉर्चुनिटी उठाना, किस चीज़ की, कोई अपॉर्चुनिटी उठाना, गेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग इन डिफरेंट मार्केट। मतलब क्या हो गया, मैंने NSE से खरीदा BSE में बेच दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। NSE से खरीदा BSE में बेच दिया, BSE से खरीदा NSE में बेच दिया, क्योंकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट रहता है इनके प्राइजेस में। तो अपन को करना क्या है आर्बिट्राज प्रोसेस में, सबसे पहले फाइंड वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद नाउ फाइंड द फर्म विच हैज़ ग्रेटर वैल्यू, जिसकी ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मान लो अनलीवर्ड फर्म की ज़्यादा आ रही है तो उसके शेयर सेल कर देंगे। ठीक है, परचेज द सेम परसेंटेज ऑफ शेयर फ्रॉम अदर फर्म, जितने उतने के सेल करे उतनी ही के अपन दूसरे फर्म के परचेज करेंगे। नाउ कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ बोथ द मार्केट, अब अपन क्या करेंगे, दोनों का कैलकुलेट करेंगे रिटर्न, और ये पता चलेगा कि अपन को जो अपन ने सेल करा है उससे ज़्यादा जो अपन बाई कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट है। ठीक है, देखो इफ बाय सेलिंग ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी वी कांट गेट इनफ अमाउंट देन बोरो द सेम परसेंटेज ऑफ डेप्ट। क्या कर रहा है, अगर अपन सेल करने के बाद अब अपन को सही पैसा नहीं मिलता, ठीक है, मान लो अपन को 10% अपन ने सेल करा और 10% ही वहाँ बाय करना है, और अपन को 10% जो सेल करा उसमें से ज़्यादा अपन को अमाउंट नहीं मिलता है, तो कितना करेंगे, तो क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे, और अगर अपन को ज़्यादा अमाउंट मिल गया तो उसी चीज़ को इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, देयर आर 2 कंपनीज यू एंड एल लिमिटेड हैविंग NOI, नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है, EBIT, ये NOI क्या होगा, EBIT 20,000 एक्सेप्ट दैट एल लिमिटेड इज अ लिवर्ड फर्म, एल लिमिटेड लिवर्ड फर्म है, डेप्ट कितना है 1 लाख एट द रेट 7%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द यू लिमिटेड इज 10%, एल लिमिटेड का 18%। ठीक है, अब यू लिमिटेड क्या है, अनलिवर्ड फर्म है, तो अपन डायरेक्ट निकाल लो यू लिमिटेड की तो वैल्यू फर्म। ठीक है, EBIT डिवाइडेड बाई KE हो जाएगा। ठीक है, अब जो एल लिमिटेड है, एल लिमिटेड का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लो और वैल्यू ऑफ डेप्ट निकाल लो, है ना। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है 18%, है ना, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 18%। ठीक है, यही चीज़ इसने करी है। अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकाला भाई, 20,000 का टोटल था, ठीक है, और 7% का अपन को ये करना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, उसमें से वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस कर दिया तो वैल्यू ऑफ डेप्ट भी आ गई, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। अब देखो किसकी ज़्यादा आई है, यू लिमिटेड की ज़्यादा आई है। अब यू लिमिटेड के मतलब शेयर सेल करेंगे, 10% ऑफ यू लिमिटेड के अपन ने शेयर करे सेल, 10% यू लिमिटेड के शेयर सेल करें तो कितना है 20,000 रुपीज़ है ना। अब अपन 10% इसके बाई करेंगे, किसके, इसके। ठीक है, सबसे पहले 10% उसके सेल करें तो कितना है 20,000 रुपीज़ है। ठीक है ना। अब 10% इसके शेयर्स बाय करेंगे, है ना, तो शेयर्स बाय करें 10% तो कितने हुए 7,222। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्विटी बाय करी, है ना। सेम अपन 10% डिबेंचर भी लेंगे, इसका 10% डिबेंचर कितना हुआ 10,000 डिबेंचर। ठीक है, टोटल अभी अपन ने कितना इन्वेस्ट कर दिया 17,222।
अपन ने इन्वेस्ट कर दिया, तो भी अपने पास कितना पैसा बचा, 2788। अब अपन कंपनी अपन को इंटरेस्ट देगी 10,000 पे 10% का, तो 7% का, तो कितना मिलेगा, 700 रुपीज़ मिलेंगे। प्लस अपन को 10% इक्विटी पे जो अपन ने इक्विटी की थी वो मिलेगा, ठीक है। तो 10% ऑन इक्विटी कितना हो गया 1300 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल रिटर्न क्या मिली, 2000 रुपीज़ की अपन को टोटल रिटर्न मिली। यहाँ पर क्या रिटर्न मिल रही थी, 20,000 का 10% कितना, 2000। अभी भी 2000 मिल रहा है, पहले भी 2000 मिल रहा था, ठीक है। बट अभी क्या है, अपने पास ये अमाउंट बाकी है जो अपन कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे 10% का निकाला था अपन ने, इसमें देखो 10% ऑफ 13,000 कितना, 10% ऑफ 13,000 कैसे भाई, 20,000 टोटल था, है ना। उसमें से 7,000 का इंटरेस्ट दे दिया, तो ये 13,000 जो है वो तो इक्विटी का ही है, और 10% अपन ने शेयर खरीदे तो 1300 अपन को पैसा मिलेगा, प्लस अपन को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। टोटल 2,000 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी भी 2000 मिल रहा है, पहले भी 2000 मिल रहे थे, बट अभी क्या है, अपने पास ये पैसा बाकी है जो अपन कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, तो आर्बिट्राज प्रोसेस से अपन को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, यही चीज़ है। यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने 10% क्या करा था, डिबेंचर भी ली है, क्यों, क्योंकि अपन को इक्वेट करना था, ठीक है। आगे चले, इंडिफरेंस पॉइंट देखो, इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट ऑफ EBIT वेयर EPS ऑफ द टू फॉर्म्स आर इक्वल। EBIT का ऐसा पॉइंट जहाँ पर EPS दो फॉर्म का इक्वल होता है, ठीक है। अब ये क्या है, EPS ही तो है, EPS EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EAT आ गया, EBT माइनस 1 - T डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट ऑफ 2 माइनस 1 - T अपॉन E2। अगर मान लो इसमें PS डिविडेंड होता तो PS डिविडेंड भी माइनस कर देता, ठीक है। आगे चले, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे EPS 0 हो गया, कौन सा पॉइंट, जहाँ पे EPS 0 हो गया। फॉर कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट प्लस PS डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - T, ठीक है। क्या करेंगे, इंटरेस्ट प्लस PS डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - T। देखो कैसे होता है ना, मतलब अपने पास अर्निंग आफ्टर टैक्स के पास इतना पैसा आ रहा है कि अपन सिर्फ PS डिविडेंड को पैसा दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट प्लस PS डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - T। ये क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ EBIT वेयर EPS इज इक्वल्स टू 0। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इफ द EPS इज कैलकुलेटेड एंड नो PE रेशियो इज गिवन, तो हायर EPS वाला अपन ले लेंगे, ठीक है। अगर अपन EPS नहीं कैलकुलेट करते, EPS कैलकुलेट कर रहे हैं और PE रेशियो गिवन है, तो सबसे पहले प्राइस निकालेंगे, और प्राइस निकाल के अपन क्या करेंगे, जिसकी प्राइस ज़्यादा आएगी वो लेंगे, ठीक है। सारे कंसेप्ट हो गए इसके, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखना, क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया, और अभी अपन और क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ लेंगे, ठीक है। आ जाओ एक बार इसके और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो ICI के हैं, लेते एक एक क्वेश्चन देखते जाते हैं और मैं आपको बताता जाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक बार आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, रूपा लिमिटेड EBIT दे रखा है ना, और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो EBIT दे रखा है, कंपनी का 10% डिबेंचर दे रखे हैं, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है, KE दे रखी है 16%। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले KE दे रखी है तो EAT निकाल लेंगे, EAT डिवाइडेड बाई KE करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ फर्म करेंगे, वैल्यू ऑफ डेब्ट करेंगे तो इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे, EBIT डिवाइडेड बाय KO होता है क्या, वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म अपन ने निकाल ली, जो कितनी आई यहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म आएगी, है ना,
और EBIT कितना दे रखा है 5 लाख डिवाइडेड बाय KO को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगी अपनी क्या वैल्यू ऑफ फर्म, है ना, वैल्यू ऑफ फर्म आ गई थी, KO आ जाएगा, ठीक है। आगे चले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इंदिरा लिमिटेड हैज EBIT दे रखी है 1 लाख, कंपनी मेक यूज ऑफ बोथ डेप्ट और इक्विटी दोनों का यूज करती है, एंड हैज अ फर्म ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 5 लाख एंड फर्म्स एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज, मतलब के कितने दे रखी है 15%, सेम तरीके से निकालेंगे, है ना, सेम तरीके से निकालेंगे। चले आगे, चलो ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन उसी तरीके से निकालेंगे जो अपन जैसे वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रखी है। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी हुई है इसमें, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी हुई 83,333,333, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू KO इज इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय VOF, ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है और परसेंटेज दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बताना है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का होगा जहाँ पर KO कम से कम होगा, तो अपन KO निकाल ही सकते हैं WACC वाली फॉर्मूले से, W ऑफ E इंटू KE प्लस W ऑफ D इंटू KD, इसी तरीके से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डेब्ट दे रखा है 0, तो इसमें KE कितनी हो जाएगी 11%, सॉरी 13%, इसमें 0.1 का डेब्ट दे रखा है तो 0.9 की इक्विटी हो गई, उसी तरीके से अपन निकालेंगे। जहाँ पे लोएस्ट WACC होगा वही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये NOI अप्रोच से है ना। तो NOI अप्रोच में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं, ना कि वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि NOI है तो मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू EBIT होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है 5 लाख रुपीज़ एंड फर्म हैज़ कॉस्ट ऑफ डेप्ट दे रखी है 10% एंड करंटली एम्प्लॉयज 15 लाख ऑफ द डेप्ट, मतलब 15 लाख के डेप्ट है, V ऑफ D दे रखी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है। तो EBIT से EBIT डिवाइडेड बाय KO इज इक्वल्स टू V ऑफ F माइनस V ऑफ D इज इक्वल्स टू V ऑफ E, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, EAT डिवाइडेड बाय V ऑफ E कहाँ से निकाला, ये रहा, ठीक है। एक बार देख लो, वैल्यू ऑफ फर्म निकल गई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी है, EAT डिवाइडेड बाय V ऑफ E, वो हाँ वैल्यू ऑफ E, ठीक है। इस तरीके से नहीं निकालना है अपन को, इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है, आप उसको मत देखो, सिंपल प्रोसेस ध्यान रखो। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा एंड बीटा लिमिटेड है, ठीक है। अल्फा लिमिटेड पे क्या है 50% डेप्ट और 50% इक्विटी है। बीटा लिमिटेड के पास क्या है 20% डेप्ट है और 80% इक्विटी है। इसमें अपन को क्या बोल रखा है, और दोनों का बोरिंग डेट 8% है, ठीक है। अपन को EBIT दे रखा है अल्फा लिमिटेड का, है ना, उसमें क्या बोल रखा है कितनी रिटर्न होगी अल्फा लिमिटेड की, सबसे पहली चीज़ तो, और एक क्या निकालना है IRR, दो चीज़ निकालनी है, एक IRR निकालना है और एक क्या निकालनी है अपन को, क्या निकालनी है रिटर्न, ठीक है। तो आ जाओ एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले EBIT दे रखा है 3,60,000, इसमें से अपन इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, ठीक है। क्या आएगा EBT में से EBT आ गया, ठीक है। और आपको क्या क्या करना है, एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कितना है 18%, ठीक है। एक बार देखते हैं वैल्यू ऑफ अल्फा लिमिटेड कितनी आई, NOI डिवाइडेड बाई 18%, ठीक है। वैल्यू ऑफ अल्फा लिमिटेड आ गई। रिटर्न ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म, सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग इनकम वही चीज़ है जो मैं आपको ऊपर निकाल के दिखा रहा था, 2,80,000, 2 लाख EBT का 2% करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी वो रिटर्न ऑफ इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज़ अपन को क्या निकालनी थी, IRR कैसे निकालेंगे, देखो 2,80,000 क्या आई थी अपने पास, EAT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आई अपने पास, वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन यहाँ निकाली 10 लाख रुपीज़,
तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, ठीक है ये IRR, ठीक है। सेम अपन सेकंड वाला करेंगे, कैलकुलेट IRR, है ना। एनालाइज वाई इट इज़ डिफर फ्रॉम द अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड से क्यों डिफर है? क्योंकि यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, सीधी सीधी बात है, डेप्थ ज़्यादा है तो रिटर्न डिफरेंट होगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म, देखो यहाँ पे क्या है, डेप्थ ज़्यादा है इसलिए रिटर्न डिफरेंट हो रही है, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इसमें कितनी है? 20 लाख, है ना। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट क्या है? 20%, दैट इज 4 लाख रुपीज़। 80% क्या है अपने पास? वैल्यू ऑफ इक्विटी। नेट ऑपरेटिंग इनकम उसने बोल दिया सेम रहेगी, और इसमें क्या है 4% ऑफ द डेप्ट रहेगा, है ना। तो EAT कितनी है? 3,28,000, और उसको डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू करेंगे तो क्या आएगी? IRR। IRR क्यों डिफरेंट आ रही है? क्योंकि यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है और वहाँ पे डेप्थ कम है, ठीक है। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 20%, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक है। इसमें क्या होता है NOI अप्रोच में, ये तो आपको पता ही होगा। NOI अप्रोच में वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन अनचेंज्ड, वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। क्योंकि अपन मान लो अगर अपन NOI सेम ही है दोनों की और डिवाइडेड बाय KO करेंगे, है ना, तो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या बोल रहा है? सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम है और NOI सेम रहती है NOI वाली अप्रोच में। तो NOI सेम है NOI वाली अप्रोच में, है ना, और वैल्यू ऑफ फर्म भी NOI वाली अप्रोच में सेम रहती है, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आप आओ MM अप्रोच पे आगे अपन तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इसमें क्या है? आर्बिट्राज वाला क्वेश्चन है। आर्बिट्राज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों की वैल्यू निकालनी है, लीवर्ड और अनलीवर्ड की दोनों की वैल्यू निकालनी है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आई उसके शेयर सेल करने हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पढ़ो। देयर आर 2 कंपनीज M लिमिटेड, हियर द सेम EBIT कितना दे रहा है? 20,000 रुपीज़। M लिमिटेड इज अ लीवर्ड फॉर्म, M लिमिटेड लीवर्ड फॉर्म है ना, एज अ डेप्ट ऑफ 1 लाख 7% के हिसाब से। N लिमिटेड अनलीवर्ड फॉर्म है, इस पर 10% के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना। दोनों की क्या है? दोनों की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो वैल्यू ऑफ N लिमिटेड कैसे निकलेगी? EAT डिवाइडेड बाय KE, जिसको EBIT डिवाइडेड बाय KE भी कर सकते हैं, है ना। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10%, दैट इज 2 लाख रुपीज़, ठीक है। ये N की वैल्यू निकल गई। और M की कैसे निकलेगी? V ऑफ E प्लस V ऑफ D, है ना। V ऑफ D क्या दे रखा है? 1 लाख। V ऑफ E निकालने का तरीका क्या है? EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KE, है ना। EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KE, दैट्स 1,13,000। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी हुई? जो कितनी है M लिमिटेड की क्या हुई? 1,13,000 प्लस 1 लाख 2,13,000। अब क्या करना है अपन को? शेयर बेचने हैं, है ना। तो किसके बेचेंगे? M लिमिटेड के बेचेंगे। M लिमिटेड का अभी क्या मिलता है? अपन मान लो मेरे पास 10% शेयर है, तो मेरे को 13,000 में से 10% मिलता है। 13,000 क्यों लिया मैंने? क्योंकि 20,000 माइनस 7,000 जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7,000 का जो इंटरेस्ट होता है ना, 1,300 रुपीज़ मिलते हैं। मैंने कहा मैं शेयर्स बेचता हूँ, मैं शेयर बेचा 10% बेचा तो कितना मिला? 11,300 रुपये मिले, 11,343 रुपये मिले, ठीक है ना। प्लस अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 10% इसका खरीद सकूँ, तो मैंने क्या करा? इसके भाई 10,000 का लोन लिया, 10% का लोन लिया, 1 लाख का 10%, ठीक है ना। टोटल मेरे पास पैसे कितने हो गए? 21,343, ठीक है, 4.3, ठीक है। रिटर्न क्या मिल रही है? अब क्या रिटर्न मिल रही है ना। अब क्या मिलेगी? अब मुझे डायरेक्ट 20,000 का 10% मिलेगा। कितना मिलता है? 2,000 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है, 2,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। अब क्या होगा? ये 2,000 रुपीज़ मिल रहे हैं माइनस 700 का मुझे इंटरेस्ट देना है जो मैंने 10,000 का बोरो करा,
तो टोटल मुझे अभी कितना मिल रहा है 1300, पहले कितना मिल रहा था 1300। बट फ़ायदा क्या हो रहा है, मेरे पास अभी पैसे कितने पड़े 21,304, जिसमें से मैंने 20,000 इन्वेस्ट करे, तो 1,304 अभी भी मेरे पास पड़े रहेंगे, ठीक है, जिसको मैं कहीं और इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता हूँ। तो ये क्या है, आर्बिट्राज प्रोसेस है जिसमें अपन को फ़ायदा हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 10% ऑफ शेयर एम लिमिटेड के, ठीक है, अभी अपन को क्या मिलते हैं 1300 मिलते हैं। सेल योर 10% शेयर ऑफ लीवर्ड फॉर्म, ठीक है, कितना पैसा मिला 11,300 रुपये मिले। एंड बोरो 10% लीवर्ड फॉर्म 10,000 और अपने बोरो करा, टोटल पैसा कितना हो गया अपने पास 21,304, ठीक है। सरप्लस कितना रह गया इतना। अब अपन को क्या मिलेगा, ठीक है, पहले क्या मिलता है 1300, अभी भी क्या मिल रहा है 1300, पर अभी क्या सरप्लस कितना रह गया 1,304, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल इन रिटर्न, वही चीज़ क्या है, आर्बिट्राज का क्वेश्चन है, आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है, आर्बिट्राज का क्वेश्चन है, आप खुद करने की कोशिश करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8th वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेम एग्जांपल में कराया, तो मैं भी नहीं करा रहा, ठीक है, सेम एग्जांपल कराया। UNL लिमिटेड का NOI दे रही है 20,000, एल लिमिटेड लीवर्ड फॉर्म में, एक लीवर्ड फॉर्म में, एक लीवर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 भी कौन सा है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन अर्निंग, ये भी कौन सा है, आर्बिट्राज का। मैंने आर्बिट्राज के 2 एग्जाम्पल करा दिए जो मेन है, ठीक है, उसके बाद आप खुद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 क्या है, ब्लू लिमिटेड ऑल आर इक्विटी फाइनेंस्ड रिपर्चेज 275 लाख, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया ब्लू लिमिटेड वाला कि भाई 275 लाख इक्विटी शेयर्स बस रिप्लेस बाय 50,000, कि भैया वो रिप्लेस कर रही है ना, ये चीज़ मैंने आपको करा चुका हूँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो अपन थे क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो एक बार, उससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना, अपन को सेम EAT तक पहुंचना है, EAT के बाद नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना, तो EPS निकल जाएगा, जिसका EPS ज़्यादा आएगा, मैंने एक नोट कर लिया, आपको नोट दिया था, अगर P रेशियो दे रखा है ना, तो मार्केट प्राइस निकाल लेना, अगर मार्केट प्राइस P रेशियो नहीं दे रखा तो मार्केट प्राइस मत निकालना, जिसका EPS ज़्यादा आ रहा है उसको वैल्यू, उसको कहना कि ये फर्म अच्छी है। सपोज दैट द फर्म हैज़ ऑल इक्विटी फाइनेंस 1 लाख ordinary share of 10 each, the firm wants to buy 2,50,000 to finance its investment and 3 alternative, उसने बोला 3 ऑल्टरनेटिव है भाई, 25,000 इक्विटी से ही ले लूँ, है ना, या फिर बोरो कर लूँ 25,000, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स दूँ 8% के हिसाब से। इफ़ द फर्म हैज़ EBIT कितना है अभी आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आर द फर्म हैज़ EBIT कितना हो जाएगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बाद 3,12,000, ठीक है, और टैक्स रेट कितनी रहेगी 50%। EBIT सेम आ जाएगा, इंटरेस्ट अब इसमें इंटरेस्ट हो गया, सेकेंड वाले चीज़ में उसने क्या बोला था, टू बोरो 25,000, 2,50,000 का 8% कितना है 20,000 इंटरेस्ट, PBT आ गया, PBT से मैं टैक्स माइनस कर दिया, 50% टैक्स है, PAT आ गया, PAT में से अब जैसे PS डिविडेंड है तो PS डिविडेंड माइनस कर दिया, फिर क्या है EAT आ गया, EAT डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, भाई पहले 1 लाख थे, फिर 25,000 और इशू करें, ठीक है, अब इसमें 1 लाख के 1 लाख है और इसके अंदर भी 1 लाख है, उसके बाद EPS आ गया, अब EPS आ गया, ठीक है, अगर P रेशो दे रखे तो P रेशो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उससे मार्केट प्राइस आ गई, जिसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा आई वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, सीधी बात है ना, ठीक है। फाइंड द इफेक्ट ऑफ अर्निंग पे इफेक्ट बताना है 3 बाइस का अल्टरनेटिव में, तो अर्निंग पे इफेक्ट बता दिया कि अर्निंग कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अपन को क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या निकालना है अपन को, एडवाइज द ऑप्शन दैट इज मोस्ट सूटेबल टू रेज द एडिशनल कैपिटल कीपिंग द माइंड, वही चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, सेम है 11th 12th, ठीक है, एक बार पढ़ लो, प्रॉफिट
प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। पेड अप कैपिटल कितना है 100 लाख, 10 लाख 10 ईच का। करंटली इट है अर्निंग ऑन प्रॉफिट कितना है 60 लाख, करंटली 60 लाख है। द कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड आज कोटेड 50 to 80 की रेंज में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। द मैनेजमेंट वांट्स टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन एंड अप्रूव द प्रोजेक्ट। कॉस्ट 50 लाख का एक प्रोजेक्ट उन्होंने और लाया है। टू रेज टू एक्सपेक्टेड डील 40 लाख का और हो जाएगा, मतलब टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी अब अपने पास 60 + 40 100 लाख की अर्निंग हो जाएगी। टू रेज द एडिशनल कैपिटल उसने क्या बोला, या तो इक्विटी से कर लो है ना, या फिर उसने क्या बोला डिवेंचर से कर लो, या फिर इक्विटी प्लस डिवेंचर से कर लो। ठीक है, तो वही चीज़ है, एग्जिस्टिंग इक्विटी प्लस न्यूली इक्विटी कितनी हो जाएगी 2 लाख का इक्विटी हो जाएगा, 50 लाख टोटल हो गया। ठीक है, उसने बोला 15 रुपये प्रीमियम पे इशू होंगे, तो टोटल कितना हो गया फिर 25 पे इशू हो गया। सेम इसमें क्या बोला था 40 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू होंगे, तो 50 रुपीज़ पे इशू होंगे। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए और डिवेंचर हो गए। ठीक है, अब क्या है पीबीआईटी अपन को दे रखा है, ईबीआईटी दे रखा है, न्यू प्रोजेक्ट का ईबीआईटी दे रखा है, टोटल ईबीआईटी आ गया। अब इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट है इंटरेस्ट माइनस कर देना, पीबीटी आ जाएगा, पीबीटी में से टैक्स माइनस करना, पीएटी आ जाएगा, पीएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना, ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी यही है, एनालाइज करने का क्वेश्चन है, वही चीज़ है, अपन को ईएटी तक पहुँचना है, ईएटी के बाद एनालाइज करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 14 वो देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या था, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या है ना, प्रॉफिट पीबीआईटी दे रखा है। ठीक है, वही चीज़ है, आपको ईपीएस एनालिसिस करना है। ठीक है, ईपीएस एनालिसिस करना। द कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। कंपनी क्या है प्लान कर रही है न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की, 40 लाख का प्रोजेक्ट डालेगी है ना। यू हैव बीन इन्फॉर्म दैट डेब्ट इक्विटी, डेब्ट प्लस डेब्ट टू इक्विटी हायर देन 35% पुशेस द केई टू। भाई अगर 35% से ऊपर होता है तो केई कहाँ पे चल जाएगा 12.5% पे। मीन्स दैट रिड्यूस द पी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड अमाउंट एडिशनल कैपिटल बोरोड इज 14%। जो भी एडिशनल कैपिटल अपन बोरो करेंगे 14% पे हो जाएगा। फाइंड आउट द प्रॉफिटेबल प्राइस शेयर इफ द एडिशनल कैपिटल इज, भाई किससे इशू कर रहे हैं अपन, लोन से इशू कर रहे हैं और एडिशनल कैपिटल इक्विटी शेयर से इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ईबीआईटी दे रखा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइस निकालेंगे या अभी करंट की मार्केट वैल्यू निकालेंगे। करंट की मार्केट वैल्यू क्या है, इक्विटी की देखें तो 25 रुपीज़ चल रही है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं इसमें, ये देखो 8 लाख दे रखा है, डिवाइडेड बाय 10 मतलब 80,000 इंटू 25। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी है ना, कितनी हो गई 80,000 इंटू 25 कितनी हुई 20 लाख प्लस, अगर अपन प्लस करते हैं प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट क्या दे रखी है 12 लाख का इंटरेस्ट दे रखा है, 12 लाख का इंटरेस्ट दे रखा है डिवाइडेड बाय 12%, तो कितना आ रहा है 12 लाख डिवाइडेड बाय 12%, कितना आ रहा है इसमें, ये 2 CR है आई सी। ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ही है। ठीक है, देखो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही है। ठीक है ना, मैंने इसको अमाउंट ले लिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 8 लाख इंटू 25 कितना हो रहा है 2 करोड़ हो रहा है। टू CR के तो अपने पास क्या हो गई इक्विटी हो गई है ना, प्लस 1 CR का अपने पास डेप्ट हो गया। टोटल कितना हो गया 1 CR कहाँ से निकला इससे। ठीक है 1 CR है ना। टोटल वैल्यू क्या हो गई, टोटल वैल्यू करंट की क्या हो गई 2 करोड़ प्लस 1 करोड़। ठीक है 3 करोड़। ठीक है 3 करोड़ हो गई है ना, एक बार चेक करो 3 करोड़ हुई है ना। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, देखो अपन 52 लाख कमाते हैं है ना, 52 लाख कमाते हैं, कितना पैसा लगाते हैं 3 करोड़ रुपीज़ लगा रहे हैं है ना। 52 लाख
डिवाइडेड बाय 3। देखो 17.33% का अपने पास रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है। ठीक है, अब जब 40 लाख और लगाएंगे तो उसमें 17.33% उसका भी आएगा। ठीक हो, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना, उसका भी 40 लाख का आएगा। तो 40 लाख का 17.33%, ठीक है, इंटू 40 लाख, तो कितनी इनकम और हो रही है? टोटल इनकम क्या हो गई भाई? 3 करोड़ की इसकी और 40 लाख की इसकी, इंटू 17.33 कितना आ रहा है? 52,92,200। ठीक है, 52,92,200। अब अपन ने क्या करा, अब अपन पूरा किससे ले रहे हैं? इक्विटी से। सबसे पहले पूरा इक्विटी से ले लेते हैं, ऑप्शन 1। ठीक है, अपन पूरा ऑप्शन 2 पहले कर रहे हैं, तो पूरा इक्विटी से ले रहे हैं। ठीक है, मतलब 40 लाख इक्विटी का हो गया। अब इक्विटी का बैलेंस कितना हो गया? 2 करोड़ 40 लाख, 2.4 करोड़। ठीक है, टोटल कैपिटल वैल्यू क्या हो गई थी अपने पास? 3.4 करोड़। तो D2E कितनी हुई? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 3.4 करोड़, दैट इज 29.41%। ठीक है, इसमें देखो इसने क्या बोला था, इफ द डेप्ट प्लस इक्विटी हाइयर देन 35%, तो रेट चेंज हो रही है ना। तो मतलब अभी तो इसमें रेट सेम ही रहेगी, और जितना भी एडिशनल डेप्ट अगर अपन इशू करते हैं तो 14% के हिसाब से होगा, तो एडिशनल डेप्ट भी नहीं है। तो ऑप्शन 2 पहले देख लो। ऑप्शन 2 में भाई PBIT अपन ने निकाल लिया था, डेप्ट इंटरेस्ट सेम रहेगा। ठीक है, 42 लाख PBT आ गया, PBT से मैं टैक्स माइनस करा, EAT आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे भाई? अपन 40 लाख रुपीज़ ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस क्या है? 25 रुपीज़। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे? 40 लाख डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, 1,60,000। और अभी करंट में कितने हैं? 8 लाख है, तो 9,60,000 हो जाएगा सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, देखो 9,60,000 हो रहे है ना, इंटू 2.44, मतलब क्या हो गया? EPS कितना आया? 2.44। और उसने क्या बोला था? P रेशियो चेंज नहीं हो रहा, अगर करंट मतलब 35% से ज़्यादा नहीं होगा तो P रेशियो भी चेंज नहीं हो रहा, और 24.44 इसकी प्राइस आ रही है। ठीक है, अपन सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या हो गया? अपन लोन से पैसा ले रहे हैं, या फिर ऑप्शन 1 जिसे अपन बोल रहे हैं, ऑप्शन 1 में अपन लोन से पैसा ले रहे हैं। लोन से पैसा ले रहे हैं तो डेप्ट कितना हो गया? 1 करोड़ 40 लाख, है ना। उस हिसाब से डेप्ट की टोटल वेट क्या हो गया डेप्ट का? 41.18%। इससे क्या हुआ? इससे दो चीज़ चेंज हुई। ठीक है, एक चीज़ क्या चेंज हुई कि, है ना, अपना जो P रेशो है वो चेंज हो गया 8। P रेशो क्या हो गया? 8। P रेशो हो गया 8, है ना। और डेप्ट जो एडिशनल डेप्ट जो 40 लाख और चाहिए वो अपन 14% पे मिलेगा। ठीक है ना, दो चीज़ चेंज हुई, है ना। अब देख लो, सबसे पहले PBIT सेम रहेगा, 12 लाख जो ओरिजिनल है वो तो रहेगा ही, और 14 लाख वाला 40 लाख इंटू 14%। ठीक है, उसके बाद PBT आएगा, PBT में से टैक्स माइनस करेंगे, PAT आ जाएगा। PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रिमेन सेम, क्योंकि 8 लाख ही है। ठीक है, तो क्या आ गया? EPS इंटू 8 क्या है अपना? P रेशियो, है ना, और P रेशियो मार्केट प्राइस आ गई। अब क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, जिसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा आएगी वो लेंगे, जिसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा आएगी वो प्रोजेक्ट अच्छा है। ठीक है, और अगर वैसे भी देखें तो ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा है, मतलब अगर EPS से देखें। बट अगर P रेशियो दे रखा होता तो मैंने क्या बोला था, P रेशियो के हिसाब से मार्केट प्राइस निकालना, और मार्केट प्राइस जिसकी ज़्यादा आएगी वही लेंगे। ठीक है, देख लो इसका एक बार कंक्लूजन भी देख लो। दो द लोन इज हायर EPS बट द इक्विटी ऑप्शन हैज हायर MPS, देयरफॉर द कंपनी हैज एडिशनल कैपिटल। इक्विटी ऑप्शन से अपन पैसा उठाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अब सारे इलस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब इलस्ट्रेशन के बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है, जो TYK के क्वेश्चन है। TYK के जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादातर, एक तो ये देखो ये क्वेश्चन देखो,
मैं आपको सीधे से समझाता जाता हूँ। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अपना लिमिटेड कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विच इज रिक्वायर्स अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 9 करोड़, 9 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज 12%, 12% का टर्म लोन का इंटरेस्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है 30%। कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट और द प्रोजेक्ट कंसिडरिंग द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज 2.1। क्या बोल रहा है, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है अपन को, है ना। इंडिफरेंस पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता था कि ईपीएस ऑफ बोथ द फर्म इज इक्वल, ईपीएस ऑफ 1 ईपीएस ऑफ 2, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता था, EBIT माइनस I1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल्स टू EBIT माइनस I2 डिवाइडेड बाय N2, ठीक है। सेम अपन को इस फॉर्मूले को इसमें फिट करना है, इस कंसिडरिंग न्यू प्रोजेक्ट। अब कितना 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड इंटरेस्ट ऑफ लोन इज 12%, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन इज 12%, कॉर्पोरेट टैक्स इज 30%, तो मतलब आई कितना हो गया 12 माइनस 30%, तो आई कितना हो गया अपना 9.6% के आसपास हुआ है, ठीक है। यू आर द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट कंसिडरिंग द डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है 2.1, ठीक है। एक बार देख लो, एक बार ये फॉर्मूले से इसमें सॉल्व करना है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, EBIT 1 माइनस टी, ठीक है। अब अगर सिर्फ इक्विटी फाइनेंस हो रहा है ना, इक्विटी फाइनेंस हो रहा है तो EBIT इंटरेस्ट है ही नहीं, है ना, इंटू 1 माइनस टी कर देंगे डायरेक्ट, है ना, डिवाइडेड बाय 90 लाख इक्विटी शेयर्स है। अगर इंटरेस्ट होता है तो EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी होता है ना। तो इंटरेस्ट 72 लाख, 1 माइनस टी कितना 30%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 लाख शेयर्स, और EBIT कितना है 1 करोड़ 8 लाख रुपीज़। अब इसमें क्या है, जब इशू कर रहे हैं अपन सिर्फ इक्विटी से, तो इक्विटी से 9 करोड़ रुपए इक्विटी से ले लिया, है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक तरीका क्या है 2:1 का रेशियो है, ठीक है। तो 9 करोड़ उसमें से 2 सेकेंड पार्ट मतलब 9 करोड़ इंटू 2/3 किससे लेंगे, डेब्ट से लेंगे, और 9 करोड़ इंटू 1/3 किससे लेंगे, इक्विटी से लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लो इक्विटी की वैल्यू आ गई, है ना, आ जाओ, EBIT की वैल्यू आ गई, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी वही है, अपन को इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। इंडिफरेंस पॉइंट निकालने का सिंपल आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका इंडिफरेंस पॉइंट आराम से निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम इंडिफरेंस पॉइंट का ये वाला क्वेश्चन है ना, बिटवीन द प्लान्स। इसमें क्या है, इंडिफरेंस पॉइंट अभी दे रखा है, ठीक है, मतलब EBIT दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, कैलकुलेट द PS डिविडेंड का अपन को रेट ऑफ डिविडेंड निकालनी है, PS डिविडेंड, ठीक है। तो एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अपन को क्या दे रखा है, प्लान ए का EBIT दे रखा है, मतलब EBIT की दे रखा है 4.8 लाख, ठीक है। ये लिखते हैं अपन, इसमें क्या क्या माइनस करते हैं, माइनस इंटरेस्ट 4 लाख का 12% कितना होता है 48,000 इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी कितना है 1 माइनस 30% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसमें 80,000 है, ठीक है। सेम उसी तरीके से वहाँ इक्वेट होगा, वहाँ पे बस 4.8 लाख माइनस इंटरेस्ट है नहीं, माइनस PS डिविडेंड करना है डायरेक्ट, PS डिविडेंड, ठीक है ना। और EBIT में से 1 माइनस टी माइनस करना है, ठीक है। टैक्स कितना है इसमें 30%, और PS डिविडेंड को X मान लेना और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, PS डिविडेंड निकल जाएगा, है ना। और रेट निकालनी है, जो डिविडेंड का अमाउंट है डिवाइडेड बाय 4 लाख कर देना, ठीक है। एक बार आओ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, EBIT इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ठीक है। अब डायरेक्ट इसमें इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस PS डिविडेंड, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें PS डिविडेंड को X मान लो और इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को, तो अपन को क्या आएगा, PS डिविडेंड कितना है 33,600 डिवाइडेड बाय अपन को 4 लाख से डिवाइड करना,
ठीक है, ये ध्यान रखना। EBIT देखो अपन जब निकालते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट होता है इक्वल्स टू EBT माइनस टैक्स होता है। ठीक है, तो ये होल में होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, सेम EBIT माइनस इंटरेस्ट होता है, अब इंटरेस्ट तो है नहीं तो डायरेक्ट माइनस टैक्स होगा। ये क्या आ गया, EBT अर्निंग EAT उसमें आता है, उसमें से PS डिविडेंड माइनस होता है, वही चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन देखो अब आप। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गणेशा लिमिटेड इज सेटिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ कैपिटल आउटले कितना है इसका, 60 लाख का कैपिटल आउटले। इट हैज 2 ऑल्टरनेटिव दे रखे, वही चीज़ है, अपन को क्या निकालना है, डिफरेंस पॉइंट निकालना है ऑफ 2 ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो वही चीज़ है, फॉर्मूला याद है तो आप डिफरेंस पॉइंट आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, EPS कैलकुलेट करना है, BEP कैलकुलेट करना है और इंडिकेट इफ द प्लान डोमिनेट एंड कंप्यूट द EBIT रेंज एंड प्लान पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, मतलब इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। अब देखो इंडिफरेंस पॉइंट तो आपको सीधा सीधा निकालना आता ही है। BEP कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट प्लस PS डिविडेंड 1 - T, ऐसे क्या कैलकुलेट होता है BEP, है ना। अब देखो क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो, मैं आपको दिखा दूंगा फिर। गणपति लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंसिंग प्लान, द की इंफॉर्मेशन इज फॉलोज, टोटल इन्वेस्टमेंट इज रेज्ड इज 2 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है 2 लाख की है। प्लान फॉर फाइनेंसिंग प्रपोर्शन, प्लान A, B, C क्या क्या है, इक्विटी का 100%, इक्विटी का 50% और C क्या है, इक्विटी का 50%, डेब्ट में 50%। प्लान A में क्या है, इसमें 100% इक्विटी है। प्लान B में क्या है 50-50, प्लान C में क्या है 50-50। ठीक है, तो इसमें इंडिफरेंस पॉइंट कितने निकलेंगे, AB का, BC का और AC का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 इंडिफरेंस पॉइंट निकलेंगे, समझ गए, AB का, BC का और AC का। ठीक है, EPS अपन सीधे कैलकुलेट कर ही लेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, टैक्स रेट दे रखी है, EBIT दे रखा है। EPS सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, एक बार देख लो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में EBIT सेम रहेगा, इंटरेस्ट जिसमें इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आएगा EBT में टैक्स माइनस करा, EAT और जिसमें PS डिविडेंड है उसमें PS डिविडेंड माइनस करा। ठीक है, उसके बाद क्या आया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, क्या आएगा, EPS आ गया। कैलकुलेट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अंडर द 3 भाई, इसमें क्या है, प्लान A में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का सवाल ही नहीं उठता। प्लान B में क्या है, प्लान B में इंटरेस्ट है तो आई कितना है 8000, PS डिविडेंड का है ही नहीं। प्लान C में क्या है, इंटरेस्ट नहीं है प्लस PS डिविडेंड कितना है, PS डिविडेंड कितना है, देखो PS डिविडेंड कितना है 8000 है, 8000 डिवाइडेड बाय 1 - 50% तो कितना आ रहा है 15000 का ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। सेम अपने पास 3 इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लिए इसमें। ठीक है ना, इसमें क्या बोल रखा है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लान ऑफ B and C। ठीक है, B and C में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, इंडिफरेंस पॉइंट ही नहीं है। ठीक है ना, इंडिफरेंस पॉइंट ही नहीं है। इसमें इंडिफरेंस पॉइंट ही नहीं है, बस ये। इट कैन बी सीन दैट द फाइनेंशियल प्लान ऑफ प्लान B डोमिनेट द प्लान C since the financial break-even point of former is only 8000 but in case of later is 16000. Further the EPS of plan B is the highest। क्या बोल रखा है, प्लान B का EPS हाई है ना। उसके बाद एक चीज़ और क्या बोल रखा है, प्लान B डोमिनेट करता है C को, कैसे, प्लान B का जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो 8000 पे ही है, मतलब 8000 कमा लोगे तो अपने पास ब्रेक इवन आ जाएगा, इसके ऊपर अपन फिर प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, बट C का क्या है 16000 है, मतलब अपन को 16000 कमाने पड़ेंगे, उसके ऊपर अपना इक्विटी वाले को पैसा मिलेगा। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन भी सेम ही था, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है जो ट्रिक्स मैंने आपको पहले शुरू में बता दी कि ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, योयो लिमिटेड प्रेजेंटली हैज़ 36 लाख डेब्ट्स आउटस्टैंडिंग। इसमें भी क्या निकालना है आपको, ठीक है, देखते हैं। डेब्ट कितना है 36 लाख, 10% के हिसाब से इट विशेस टू फाइनेंस 40 लाख एक्सपेंशन, मतलब 40 लाख का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, समझ गए। 3 अल्टरनेटिव दे रखे हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, क्या बोल रखा है भाई, एक तो क्या बोल रखा है कि एडिशनल डेप ले आओ 12% के हिसाब से, फिर एक ने बोला प्रेफरेंस शेयर्स के हिसाब से ले आओ, और एक ने बोला इक्विटी के हिसाब से ले आओ। द कंपनी प्रेजेंटली हैज़ 8 लाख इक्विटी शेयर्स, भाई 8 लाख शेयर्स है, एंड 40% का टैक्स ब्रैकेट है। इफ द EBIT कितना देगा 15 लाख, और 3 वही चीज़ है कि अपन को EPS एनालिसिस करना है, तीनों का EPS निकाल देना, ठीक है। एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर एंड कंप्यूट हाउ मच वुड बी EBIT इंक्रीज बिफोर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। मतलब क्या निकालना है इसमें, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, ठीक है। सेकंड वाले में इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, फर्स्ट वाले में क्या निकालना है आपको, EPS एनालिसिस करना है, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ, देखो सेकंड वाले में क्या निकालना था, इंडिफरेंस पॉइंट, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या करना था अपन को, EPS निकालना था, है ना। एक बार ये पढ़ लो, फॉर द प्रेजेंट EBIT लेवल इक्विटी शेयर्स आर क्लियरली प्रेफरेबल। भाई इक्विटी शेयर्स प्रेफरेबल है, क्यों, है ना। EBIT वुड बी नीड टू बी इंक्रीज, EBIT कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 876 से, ठीक है। अभी 15 लाख है, EBIT कितना है 2376 बिफोर द इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ डेप्ट इज रीच्ड, है ना। One would want to be comfortable about this indifference point before strong case will be tapped, which should be made, and lower profitability of EBIT। अब तो सीधी सी बात है, अब तो EBIT निकाल देना, इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के बता देना, ठीक है। फालतू की कहानी याद करोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, तीनों अल्टरनेटिव का EBIT निकालना आपने तो, है ना। डेब्ट का भी निकालना, डेब्ट का शेयर से, शेयर का इक्विटी से। ऐसा भी हो सकता है दोनों में से एक का नहीं आ रहा हो, जैसे ये वाली सिचुएशन बैठ रही हो, तो उसमें बोल देना कि भैया इंडिफरेंस पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता B और C के बीच में, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक बार वापस पढ़ो। विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, कौन सा ऑल्टरनेटिव प्रेफर करते हो, एंड कंप्यूट हाउ मच EBIT नीड टू बी इंक्रीज फॉर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। कि भैया कौन सा प्रेफर कर रहे हो, सबसे पहले प्रेफर कौन सा कर रहे थे अपन, प्रेफर अपन कौन सा कर रहे थे, C, जिसमें सॉरी ये बोला ना, ऑल्टरनेटिव C क्यों प्रेफर कर रहे थे कि भैया ये क्या है, इसमें EPS ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसने बोला इसका नेक्स्ट कौन सा है, ऑल्टरनेटिव 1, तो कौन सा निकालना है, ऑल्टरनेटिव 3 और ऑल्टरनेटिव 1 के अंदर का इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव B का कोई लेना देना नहीं है ना, ध्यान रखना ये चीज़। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि उसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार, इसके अंदर भी इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, ठीक है। इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है, वही चीज़ है। अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्स अ फंड ऑफ 80 लाख टू रेज एट फंड। द कंपनी हैज फॉलोइंग 2 अल्टरनेटिव, दो अल्टरनेटिव है कि एक तो भाई अपन इक्विटी से इशू करें अमाउंट टू 60 लाख एंड बोरो करें, ठीक है। सेकंड क्या है, वही इक्विटी और डिवेंचर करें, सेम आप ये वाला क्वेश्चन देख लेना खुद ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्या निकालना, कंप्यूटेड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द शंघाई लिमिटेड, 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शंघाई कंसिस्ट ऑफ लोन स्टॉक विच इज 10% पर एनम। लोन कितने का, 10% पर एनम। अनदर कंपनी शमशाई लिमिटेड इज
आइडेंटिकल सेम है, एवरी एस्पेक्ट एक्सेप्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है और उसमें ऑल इक्विटी है, सारी इक्विटी से फाइनेंस हुई हुई है, ठीक है। मतलब के इसमें क्या दे रखा है 16%, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एमएम अप्रोच, एमएम अप्रोच के हिसाब से इग्नोर टैक्सेशन, कि भाई एमएम अप्रोच के हिसाब से निकालना है तो अपन इसमें क्या है के ही जो शामशाई लिमिटेड है ना उसमें के ही के हुए है ना, मतलब 16% ही इसमें 16% है, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है के डी दे रखा है ना, अपन को क्या निकालना है के ही निकालना है, ठीक है। एक बार आ जाओ एमएम अप्रोच के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है, एमएम अप्रोच के हिसाब से के डी निकालना है, वो सॉरी के ही निकालना है, तो 16% अपन को टोटल दे रखा है के है ना, 2/3 बाई जितना के ही है इंटू के ही प्लस 1/3 इंटू 10%, इसमें के की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 7th हो गया है आपका। 7th के बाद आप 8th नंबर क्वेश्चन देखो। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द टू कंपनीज बिलोंग टू ए एंड बी लिमिटेड, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है दोनों की, है ना। डेप्ट दे रखे, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी 18%, रिक्वायर्ड क्या क्या डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू बतानी है, ठीक है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज, भाई एमएम अप्रोच के हिसाब से करना है अपन को काम। डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। देखो एक तो क्या करना है जब टैक्स नहीं है और एक कब क्या करना है जब टैक्स है, ठीक है। तो एमएम अप्रोच क्या बोलता था, सबसे पहले ये देखो, है ना, इन दोनों का अपन को क्या निकालना है, एक में क्या निकालना है ना, दोनों की मार्केट वैल्यू निकालनी है और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है। सबसे पहले अपन ए की निकाल लो मार्केट वैल्यू। अब देखो बी की क्या आएगी 18 लाख, अब देखो टैक्स तो है नहीं तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 18%, है ना। ए की कैसे आएगी EBIT माइनस इंटरेस्ट EAT, टैक्स है नहीं, है ना। तो यहाँ से इक्विटी की निकलेगी और यहाँ से किसकी निकलेगी, यहाँ से टोटल की निकलेगी। एक बार देखो, ठीक है। एमएम अप्रोच के हिसाब से फर्म इसकी वैल्यू ऑफ डेप्ट और वैल्यू ऑफ वो निकालनी है, ठीक है। तो एक में क्या है लिवर्ड है, एक अनलिवर्ड है, तो लिवर्ड फर्म की कैसे निकालेंगे, लिवर्ड फर्म की तो डायरेक्ट निकाल लो भाई 18 लाख डिवाइडेड बाय 18%, ठीक है, प्लस टैक्स बेनिफिट, है ना। टैक्स बेनिफिट अब जिसमें निल है, जिसमें भाई टैक्स इफेक्ट ही नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, है ना, सेम आएगी, है ना, सेम आ रही है वैल्यू। अब देखो जिसमें टैक्स इफेक्ट है तो 54 लाख इंटू टैक्स बेनिफिट, ठीक है। जिसमें टैक्स इफेक्ट है उसमें टैक्स इफेक्ट दे दो। अब 18 लाख माइनस 40% क्या आई अपने पास वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। अब टैक्स बेनिफिट कितना है इसमें 54 लाख का, 54 लाख के डेप्ट है इंटू 40% का क्या है टैक्स रेट, तो टोटल टैक्स बेनिफिट कितना, टोटल वैल्यू क्या है ये, ठीक है। एक चीज़ और क्या करनी है अपन को, कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है। तो कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालेंगे, दोनों की एनओआई ले ली, इंटरेस्ट माइनस करा, EAT आ गई, है ना, EAT आ गई, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, है ना। उसके बाद क्या निकालना है अपन को, देखो WACC निकालनी है, किस किस की निकालनी है। अब देखो जो बी लिमिटेड है उसका तो सेम ही रहेगा 18%, भाई उसमें तो सिर्फ के ही है तो 18% ही रहेगी, ठीक है। अब जो सी लिमिटेड है वो सॉरी ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के कैसे निकालेंगे, इक्विटी का वेट इंटू इक्विटी का वेट है 46 लाख, डेप्ट का वेट क्या है 40 लाख, क्यों 54 लाख। देखो टोटल वैल्यू क्या है 1 लाख, सॉरी 1 लाख है 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, जिसमें से डेप्ट कितने दे रखे हैं 54 लाख, तो इक्विटी कितनी हो गई 46 लाख,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो डेप्ट की है वो कितनी दे रखी है, 12% गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो ये निकल गई, है ना। उसके बाद जो इक्विटी है, इक्विटी में कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय EAT, ठीक है, या तो ऐसे निकालो वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय EAT, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म दे रखी है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट दे रखी है 46, है ना। देखो यही चीज से निकालिए, सॉरी EAT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, V ऑफ E, है ना, क्या आई 0.2504, कैसे आई, जो ये आया ना 11,52,000 डिवाइडेड बाय 46 लाख, ठीक है, क्या आई, इसकी रेट आ गई, है ना, और दोनों को अपन ने इक्वेट कर लिया WACC लगा के, ठीक है। सेकंड नंबर वाले में क्या करा, अपन ने वैल्यू निकाल ली थी 81,60,000, सेम अपन ने भाई इक्वेट करा, है ना, इक्वेट करा, इक्वेट कैसे करेंगे भाई, NOI माइनस इंटरेस्ट EBT माइनस टैक्स EAT, और फिर है ना वैल्यू ऑफ फर्म कितने 81,60,000, जिसमें से डेप्ट कितने 54 लाख के, तो इक्विटी कितनी आई 27,60,000, और उसमें उसका फिर NI के हिसाब से नेट इनकम कितनी दे रखी है 6,91,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी है 27,60,000, ठीक है। आ गया, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, लियो लिमिटेड इस नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है 20,60,000, कैपिटलाइजेशन, टोटल कैपिटलाइजेशन कितना है, टोटल वैल्यू क्या है 1 करोड़ 20 लाख। द कंपनी इज इवेल्युएटिंग द ऑप्शन, भाई ऑप्शन इवेल्युएट कर रहा है ना। उसके बाद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज वेरियस ऑफ डेप्ट सर्विस, क्या क्या बोल रखा है भाई, अगर डेप्ट कितना होता है, सबसे पहले 10 लाख का, फिर 20 लाख का, 30 लाख का, 40, 50 जो भी है, ठीक है। यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कंप्यूट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, द MM अप्रोच इज फॉलोड, assume that the firm operates a zero tax regime and the computation to book value is based on book value, ठीक है। क्या क्या बोल रखा है, अपन को क्या निकालना है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है ना, इफ जीरो MM अप्रोच के हिसाब से, ठीक है। तो सिंपल है ना, अपन को क्या दे रखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल, टैक्स तो है ही नहीं, है ना, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगी, है ना, डिवाइडेड बाय वैल्यू अपन निकाल लेंगे, वैल्यू इससे क्या निकल जाएगी इक्विटी की, वो टोटल नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या दे रखा है 21,60,000। अब देखो जिसमें डेप्ट दे रखा है तो उसमें डेप्ट माइनस कर देना, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, है ना। वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, उसके बाद अपन सिंपल तरीके से निकाल ही देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दिखा दूं एक बार इस क्वेश्चन को भी, देखो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, हाँ। NOI के हिसाब से KO निकाला इसने, KO कितना है 18%, उससे कोई मतलब नहीं है ना। यूजिंग, ये क्या बोल रखा है, अंडर द MM अप्रोच, KE कैसे निकालेगा भाई, इस अप्रोच से, अपन को इससे नहीं निकालना, अपन वेट से निकालेंगे। KO अगर अपन ने निकाल लिया है ना 18%, है ना, तो अपन वेट के हिसाब से निकाल लेते हैं, W ऑफ A इंटू KE प्लस W ऑफ B इंटू KD। KD क्या दे रखा है अपन को, जैसे फर्स्ट वाले में निल है तो 0, और KE कितना है ना, इसमें क्या है वेट 1 ही है, तो कितना हो जाएगा 18%, फर्स्ट वाले में 18% हो गया। सेकंड वाले में क्या होगा, अब इसमें कितना दे रखा है 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख, इस तरीके से निकालना, इस फॉर्मूले से मत निकालना, ठीक है, इस चीज़ से निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
जो ये के ही दे रखा है ना, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। इस के ही से कोई मतलब नहीं है ना, समझ गए क्यों मतलब नहीं है? समझे कि नहीं समझे? समझे ना, ठीक है। इस के ही से क्या भाई, अपन को जब कैपिटलाइजेशन रेट ही निकालनी है तो इसके ही से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो असल लिमिटेड सेल्स कितनी दे रही है, 68 लाख रुपीज़ की, वेरिएबल 60%, मेरे वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60%, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं यहाँ से सीधे सीधा। सबसे पहले ये देखा करो क्या चीज़ निकाल सकते हैं। द कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट, भाई फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे, है ना। द कैपिटल कॉम्प्रोमाइज 12% ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, कैरिंग वैल्यू ऑफ डिविडेंड रेट इज 10% ऑफ द 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। टैक्स रेट कितने रखे 30%। क्या देखना है, करंट सेम लेवल पे अपन को EBIT निकालना है, EPS निकालना, और फिर EPS अमाउंट, डिटरमाइन द इंटरेस्ट EPS ऑफ द अमाउंट एंड द अमाउंट ऑफ डेप्ट फॉर द फर्म इफ द सेल इज डिक्लाइन बाय 25% एंड ऑल द EPS इज वाइप आउट। क्या बोल रखा है, EPS तो क्या हो गया 100% से डिक्लाइन हो गया। ये क्वेश्चन अपन ने उसमें भी करा है, किससे करा है, जो अपन KE/KD वाला चैप्टर करते हैं ना उसमें भी करा है, ठीक है। दो तरीके से होगा, वहाँ पे अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करा था, एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ रही है 51 लाख, 51 लाख, कैलकुलेशन इसने क्या बैकवर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से करा है, ठीक है। BP सेल्स क्या होती है, यहाँ पर EBIT 0 हो जाता है, ठीक है, मतलब इतना ही पैसा आ रहा है जितना अपन ब्रेक इवन तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट वालों को इंटरेस्ट दे पा रहे हैं, है ना। EBIT 0 नहीं होता, EAT 0 हो जाता, ठीक है। तो इसने क्या बोला 100% EPS वाइप आउट हो रहा है, तो मतलब EPS तो 0 हो रहा है, ठीक है। सेल्स में कितना डिक्लाइन आ रहा है 51% से, सॉरी कितने से डिक्लाइन आ रहा था 25% से सेल में डिक्लाइन हो गया, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट में डिक्लाइन आएगा, फिक्स कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, EBT आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना, इंटरेस्ट आ गया, फिर PBT आ गया, PBT उसमें से टैक्स माइनस करा, PBT माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर अपन ने PS डिविडेंड दे दिया तो ये चीज़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 0 हो गया, और ये हो गया। बस इसके अंदर आपको कैलकुलेशन बतानी थी, ठीक है ना, ओके, कैलकुलेशन दिखानी थी उसमें, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या निकालना है, एक तो EPS निकालना है, MPS निकालना है, उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, और WACC निकालना है, ठीक है। मतलब क्या क्या निकालना है, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, EPS MPS निकालना है, और WACC निकालना है। क्या क्या दे रखा है, द फर्म हैज सन लिमिटेड इज कन्वर्टेड टू अल्टरनेटिव, वही चीज़ है EPS एनालिसिस वाला क्वेश्चन, क्या है इशू, क्या है, फर्स्ट उसको 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है 80% ऑफ फंड क्या बोला है डेप्ट से ले लेंगे, है ना, और रिडीम एट 10% आफ्टर 10 ईयर्स। फर्स्ट में क्या बोल रखा है डेप्ट प्लस इक्विटी लेंगे। सेकंड ऑल्टरनेटिव रेज 10% ऑफ द फंड बस रिडीमेबल डिबेंचर, और रिमेनिंग क्या बोल रहा है इक्विटी शेयर से बोल रखा है। करेंटली फर्म के पास क्या है, अर्निंग पर शेयर 21 का है ना, तो करेंटली 21 का है। उसके हिसाब से अपन को मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन इंक्रीज द EBIT बाई इससे क्या हो जाएगा, इन ऑल्टरनेटिव लगाने से
क्या हो जाएगा, 2 लाख से अपना EBIT बढ़ जाएगा। ठीक है। द फर्म कंडेंस्ड बैलेंस शीट दे रखी है। हाउएवर द फाइनेंशियल एडवाइजर कंसर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ इशूइंग डेप्ट माइट हैव ऑन द फर्म, उसने बोला डेप्ट करने से फर्म पे इफेक्ट आएगा। द एवरेज डेप्ट रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री का डेप्ट रेशियो क्या है, 35%। ए बिलीव इफ द रेशियोज एक्सीड द पी रेशियो बाय 7 बिकॉज ऑफ द, भाई इससे क्या हो जाएगा, पी रेशियो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द फर्म इंक्रीजेज द इक्विटी कैपिटल बाय मोर देन 10%, ही एक्सपेक्ट द पी रेशियो कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा, इज रेस्पेक्टिव ऑफ द डेप्ट रेशियो। भैया अगर इक्विटी कितना हो जाएगा, 10% से ज़्यादा हो जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, पी रेशियो कितना हो जाएगा, 8.5। Assuming that the tax rate 25%, assuming that the dividend payout ratio under the both the alternative 60% and growth is 10% for the purpose of cost of equity। भाई KE के लिए क्या बोल रखा है, G जो है ना, ग्रोथ रेट बिकॉज 10% है, तो कैसे निकालते थे, D1/P0 प्लस G, सॉरी KE के लिए क्या बोल रखा है, EPS दे रखा है ना, 60%, इसमें से अपन क्या कर देंगे, डिविडेंड में दे देंगे। अपन को क्या निकालना है, EPS और MPS निकालना, दोनों अल्टरनेटिव में। आ जाओ एक बार दिखा देता हूँ। कुछ नहीं है, बस जैसे अपन EBIT एनालिसिस करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ऑल्टरनेटिव 1 देखो। ऑल्टरनेटिव 1 में क्या है, इक्विटी कैपिटल है ना, इक्विटी कैपिटल कितना है, 21,50,000 है ना। ऑल्टरनेटिव 2 में क्या है, 27,20,000। 2 में रुक जाओ, ठीक है ना। अब क्या कर रखा है, इक्विटी कैपिटल 21,50,000, रिजर्व कितने हैं, 10,50,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितने हैं, 15 लाख, डेब्ट कितने हैं, 8 लाख है ना। उसके बाद इरिडेमेबल, इसमें करेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। अब कैसे आया, देखो रिजर्व कैसे आया, उसने क्या बोला था, 33.33% पे अपन इक्विटी को इशू करेंगे। ठीक है, टोटल पैसा कितना चाहिए है ना, देखो टोटल पैसा कितना चाहिए अपन को, 2 लाख रुपीज़ चाहिए था है ना, 2 लाख रुपीज़ चाहिए था, जिसमें से फर्स्ट वाले में क्या बोला, एक बार देखो क्वेश्चन वापस जाओ। क्वेश्चन फर्स्ट वाले में क्या बोला, इशू ऑफ 80% ऑफ फंड विद डेप्ट। फर्स्ट वाले में क्या बोला, 80% तो डेप्ट से लूँगा, तो मतलब 80% मतलब 8 लाख तो डेप्ट से आएगा। ठीक है, उसमें से वो डेप्ट कैसे भी इशू हो रहा है उससे मन को मैंने बैलेंस बाय इशू ऑफ इक्विटी इज 33.13% से अपन ये करेंगे। ठीक है, तो 2 लाख के इक्विटी चाहिए है ना, अपन उसको इशू कितना कर रहे हैं, 133% पे, तो जो 33.33% है ये क्या हो जाएगा, अपना रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख इंटू 33.33% कितना हो रहा है, देखो सेम चीज़ है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे है ना, देखो रिजर्व कितना हो गया, 33.33% पे अपन ने इक्विटी इशू करा, 21,50,000 का, तो क्या हो गया, टोटल इक्विटी हो गया। रिजर्व कितना हो गया भाई, एक तो 2 लाख का 33% रिजर्व हो गया, और एक 10 लाख का ओरिजिनल रिजर्व था, 10,50,000 का अपने पास टोटल रिजर्व हो गया। ठीक है, ऑल्टरनेटिव 2 में क्या बोल रखा है कि भैया अपन 125 पे इशू करेंगे, तो 25 रुपये प्रीमियम हो गया, और बाकी बचा हुआ क्या हो गया, अपने पास क्या हो गया, बाकी बचा हुआ है ना, बाकी बचा हुआ क्या हो गया, 100 रुपीज़ पे हो गया। ठीक है, तो टोटल रिजर्व कितना हो गया, 11,80,000 सेकंड वाले केस में। फर्स्ट वाले में कितना हुआ, 10,50,000 का। ठीक है, 10 लाख ओरिजिनल है और वो। अब देखो फर्स्ट वाले में इक्विटी कितनी हुई, 21,50,000, रिजर्व कितना हुआ, 10,50,000, डिबेंचर कितने हुए, 15 लाख, 14% डिबेंचर 8 लाख रुपीज़। ठीक है, ऑल्टरनेटिव 2 में कोई डिबेंचर नहीं है,
14% वाले। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला, ऑल्टरनेटिव 1 में मैं 80% पैसा डिबेंचर से ला रहा हूँ 14% पे, और ऑल्टरनेटिव 2 में 10% पैसा मैं किससे ला रहा हूँ, डिबेंचर से ला रहा हूँ, वो भी 8% पे। ठीक है, टोटल कैपिटल आ गया, है ना। उसके बाद PBIT अभी करंट का क्या दे रखा है, EPS कितना दे रखा है 21, है ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000 करंट में, तो टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स होल्डर्स कितने हो गया 4,80,000, 4,20,000। अब देखो क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स इक्वल्स टू EAT। अब EAT मैंने निकाल लिया, EAT कितना आया 420, है ना, डिवाइडेड बाय टैक्स से डिवाइड करो। टैक्स कितना है अपने पास, टैक्स कितना दे रखा है, टैक्स कितना है 25%, तो 1 माइनस 25%। ठीक है, 25%, तो 75% कितना आ गया, टैक्स आ गया, है ना। तो EBT तक पहुंच गए, EBT कितनी आई, EBT कितनी आई 5,60,000, है ना। अब इसमें इंटरेस्ट करेंगे तो EBIT आ जाएगा। पहले वाला इंटरेस्ट, पहले क्या दे रखा था 15 लाख का, 15 लाख का 10% क्या होता है 1,50,000, 1,50,000 से ऐड करा, टोटल EBIT आ गया, है ना। आफ्टर एक्सपेंशन क्या होगा, EBIT उसने क्या बोला 2 लाख से बढ़ जाएगा, तो टोटल EBIT कितना 9,10,000। अब क्या हो गया, दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, EBIT दोनों का, EBIT माइनस इंटरेस्ट, डिबेंचर जिसमें 18% है, PBT आ गया, PAT आ गया और EPS आ गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रखा है अपन को, दोनों का ये बोल रखा था कि P रेशो चेंज हो रहा है ना। P रेशो कैसे चेंज हो रहा है, अब देखते हैं। इसने क्या बोल रखा है वर्किंग नोट 1 में। ठीक है, डिबेंचर अब कितना हो रहा है 23 लाख का, है ना। पहले इसमें कितना हो रहा है 16 लाख रुपीज़ का, टोटल कैपिटल 15 लाख, तो कितना हो गया डिबेंचर, कितना हो गया 41.82%। इसमें क्या होता है 29.009%। उसने क्या बोला था 25% से अगर इक्विटी ज़्यादा होती है तो कितना हो जाएगा, कितना 8.5 से वो बढ़ जाएगा P रेशियो। इसमें सेम इसने ये बोला था कि भाई अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा P रेशियो चेंज हो जाएगा। सेम अपन ने इधर करा। उसके बाद अपने क्या आएगा, मार्केट प्राइस आ गई। उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालते हैं अपन, कैसे निकालते हैं, EBIT अपन EBT, तो EBIT अपन ने निकाल ही लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई EBT कर दो, फाइनेंशियल लिवरेज निकल गया। ठीक है ना, यही चीज़ें अपन को निकालनी थी। उसके अलावा क्या क्या है, ये अपन को फर्स्ट अपन को फाइनेंशियल लिवरेज निकालना था। फाइनेंशियल लिवरेज अपन ने निकाल लिया, EPS अपन ने निकाल लिया और MPS अपन ने निकाल लिया। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर निकालनी हो तो निकाल लेना। जैसे भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है ना, ग्रोथ रेट 10% दे रखी है, इसमें 10% हो गई, है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, D0 × 1 + G डिवाइडेड बाय P0 अपन ने निकाल ही ली, है ना, 158.28। देखो P0 कहाँ से निकाली थी, ये रही। ठीक है ना। सेम अपन के ही निकाल सकते हैं दोनों अल्टरनेटिव का। कॉस्ट ऑफ डेप्ट के लिए भाई तीनों डेप्ट पे देखना पड़ेगा। भाई इसमें 10% है ना, इरिडीमेबल डेप्ट में कितना है 10.5%, और टोटल इसमें क्या है नॉट एप्लीकेबल, है ना। इसमें नॉट एप्लीकेबल, इसमें भाई 14% डेप्ट तो है ही नहीं। सेम अपन इसमें ले लेंगे और वो हटा देंगे। ठीक है ना। WACC अपन निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारे क्वेश्चंस हो गए। और आपको और भी कोई क्वेश्चंस में डाउट आता है तो आप मुझे DM कर दीजिएगा, है ना। और जो भी अगर डाउट है तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।